इसके पहले हम लोग जो साम्या विधि साम्या है या साम्या न्यायालय या सिद्धांत जो भी है, इसको हम लोगों ने इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव में देखा था, वहाँ पे इसका कैसे विकास या उद्भव हुआ वो देखे थे। अब यहाँ हम इंडियन लीगल सिस्टम में इसके क्या यूज है हम उसको देखेंगे। ठीक है। भारत में साम्या का उद्भव और विकास। भारतीय न्याय प्रशासन में साम्या की योजना ये कोई नवीन उपलब्धि नहीं है। ठीक है, इसका जो अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो काफ़ी पहले से है। इंग्लैंड में जिस तरीके से इसकी हिस्ट्री रही है, वैसे इंडिया में भी इसकी कुछ हिस्ट्री रही है। यह इंडिया में काफ़ी प्राचीन या पुरातन है। हमारी जो न्यायिक व्यवस्था थी इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। उसी तरीके से भारतीय सामाजिक एवं न्यायिक व्यवस्था में हमें इसके भी अंकुर मिलते हैं। किसके? साम्या विधि शास्त्र के। इसको हम कई अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके यहाँ पे देखेंगे। पहला है कि हिंदी विधि में साम्या का उद्भव। भारत में जो साम्या का उद्भव हुआ है ना, वो हिंदू काल से ही है। मतलब प्रारंभ में जब हमारे यहाँ हिंदू काल था तब से ये प्रारंभ हुआ है। और शास्त्र, पत्रकार या पुरातन विधियों को समय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने और उसमें विरोध उपस्थित होने पर सामयिक व्यवस्था प्रदान करते थे। और उस समय साम्य जो था वो युक्ति के रूप में प्रचलित था। क्लियर है ना? अगर आवाज में कोई दिक्कत होगी या नहीं समझ में आएगा तो एक बार हमको मैसेज कर दीजिएगा, या तो व्हाट्सएप पे या तो यहीं कमेंट बॉक्स में कहेंगे। ठीक। इस यहाँ पे बृहस्पति थे, उन्होंने कहा था कि केवल धर्मशास्त्रों पर ही आश्रित होकर निर्णय नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो युक्तिहीन विचार होता है, युक्तिहीन विचार से धर्म की हानि होती है। तो हमेशा जो विचार होना चाहिए वो युक्तिपूर्ण होना चाहिए। नारद ने भी इस संदर्भ में कहा था कि किसी बात के संबंध में धर्मशास्त्रों में विरोध होने पर जो युक्ति युक्त हो वही ठीक है। कौटिल्य ने भी कहा है कि यदि धर्म का मूल पाठ न्याय की युक्ति के प्रतिकूल पाया जाता है तो धर्म का जो मूल पाठ है वो निष्फल हो जाएगा और युक्ति की प्रामाणिकता अभिभावी होगी। मतलब यहाँ पे दोनों लोगों ने इस चीज को बताया है कि जो मतलब साम्य है उसको हर एक तरीके से हमारे यहाँ रखना चाहिए। चाहे वो युक्तिहीन अगर विचार होगा तो भी धर्म की हानि होगी, और अगर धर्मशास्त्रों के विरुद्ध में कार्य किया जाता है तो भी धर्म की हानि होती है। यहाँ पे याज्ञवल्क्य ने भी कहा था कि जहाँ युक्ति तथा मूल पाठ में विरोध हो, स्वतः शास्त्रों में विरोध की अवस्था में युक्ति अथवा साम्य को ही अधिमान प्राप्त होता है। मतलब मूल पाठ और युक्ति में अगर विरोध होता है तो वहाँ पे युक्ति को ही यहाँ पे इन्होंने साम्य के संदर्भ में भी प्रकट किया है, और दोनों जो है वो अपने आप में अधिमानी होंगे और मूल पाठ अधिमानी नहीं होगा। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं कि मुस्लिम विधि एवं साम्य की जब मीडिया मुस्लिम का पीरियड था, मेहमदन लॉ था, तो उस समय क्या स्थिति थी इक्विटी की। मुस्लिम विधि में भी साम्य को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। सुन्नी शाखा के हनफी संप्रदाय के संस्थापक अबू हनीफ ने भी ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि समय तथा परिस्थितियों के अनुसार विधि के नियमों को उदार व्याख्या द्वारा अपास्त किया जा सकता है। मुस्लिम विधि में इन सिद्धांतों को इस्तिम्हास अथवा विधिक साम्य कहा जाता था। स्वयं जो पैगंबर साहब थे उन्होंने युक्ति और विवेक के रूप में साम्य की व्यवस्था थी, और एक वो पैगंबर साहब ने अपने मुअज्जम से पूछा कि तुम अपने विनिश्चय किस पर आधारित करोगे। मुअज्जम ने उत्तर दिया कि खुदा के ग्रंथ पर, और अगर उससे मदद न मिली तो पैगंबर के दृष्टा पर, और अगर उससे भी काम न चला तो अपनी ही बुद्धि से निर्णय करूंगा। ये मुस्लिम पीरियड का वाक्य था। अब वहीं पे केस आया था उस समय 1916 का केस, इसमें हमीरा बीबी का। हमीरा बीबी का केस जो था वो प्रिवी काउंसिल ने डिसाइड किया था, और उन्होंने कहा था कि जो मुस्लिम विधि है उसमें प्रमुख ग्रंथों में काजी के जो कर्तव्य के अध्याय से स्पष्ट होता है कि मुस्लिम विधि इंग्लैंड के जो चांसरी कोर्ट थे उनके द्वारा मान्य सामयिक नियम और विचारों से अपरिचित नहीं है। ठीक है, सामयिक नियम और विचारों से अपरिचित नहीं है, अभी तो वास्तविक रूप से वादों के विनिश्चय में उनका अधिकांश उनका पालन होता रहा है। ठीक, अब यहाँ पे हम ब्रिटिश टाइम पीरियड में आते हैं।
भारत में जब ब्रिटिश का शासन था उस समय की क्या स्थिति थी इक्विटी की। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भी भारत में प्रशासन के लिए जो मूल विधि तैयार करते थे, उस समय विधि आयुक्तों ने सिफारिश किया था कि जिन मामले में या जिन मामले के निर्णय के लिए मूल विधि में प्रावधान नहीं है, उनका निर्णय न्यायाधीश न्याय, साम्य और अंतः सिद्धांतों के अनुसार करेंगे। हम लोगों ने कई सारे लॉ पढ़े हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ हो, हिंदू लॉ हो, मुस्लिम लॉ हो, और भी जो लॉ पढ़े हैं वहाँ कई जगह हम लोगों ने ये देखा था कि जो विधि के सोर्स हैं या उस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर जो लॉ के सोर्स थे, जैसे इंटरनेशनल लॉ के सोर्स हैं, मुस्लिम लॉ के सोर्स हैं या हिंदू लॉ के सोर्स हैं, वहाँ हम लोगों ने देखा था कि एक जो सोर्स था वो ये भी था कि साम्य न्याय और शुद्ध अंतःकरण। तो वो भी इक्विटी का प्रिंसिपल जो था, इसलिए वो उस टाइम से भी अप्लीकेबल था। ऐसा नहीं कि आज केवल इक्विटी का प्रिंसिपल आया है, ये बहुत पहले से था। और इस समय भी भले लॉ में कहा जाता है कि मोरालिटी नहीं होती है, बट फिर भी साम्य के सिद्धांत को कई बार अप्लीकेबल किया गया है हर एक मामलों में जजमेंट देने के लिए। और इंटरनेशनल लॉ तो काफ़ी हद तक इस पर डिपेंडेंट। ठीक है, क्लियर है सबको? कहीं कोई दिक्कत आएगी तो मैसेज कर दीजिएगा। चलिए, 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसके द्वारा एक उच्चतम न्यायालय का गठन कहाँ किया गया था? कोलकाता में किया गया था। और अधिनियम की जो धारा 17 थी, इसके अंतर्गत ये स्पष्ट रूपबंद किया गया था कि न्याय अपने मार्गदर्शन के लिए न्याय, साम्य और अंतःकरण के सिद्धांतों का आश्रय ले। मतलब जहाँ तक इन विषयों का संबंध है, इसमें सामान्य विधि ही पर्याप्त नहीं होती है। ठीक, कई बार जो सुप्रीम कोर्ट होता है या उच्चतम न्यायालय की समाप्ति और महानगरों में उनके स्थान पर हाई कोर्ट के पास सुरक्षित रखा गया था। मतलब हर एक स्तर पे साम्य और अंतःकरण की बातें यहाँ पे कही गई थी। 1823 में भी उच्चतम न्यायालय राजले के खंड 36 के अंतर्गत भी जो बम्बई उच्चतम न्यायालय था, वो सुव्यक्त रूप में साम्य का न्यायालय बनाया गया था और उसे न्यायालय के अनुरूप अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया था। मतलब जिस तरीके से कार्य होगा उस हिसाब से उनको अधिकार क्षेत्र भी प्रदान किए गए थे कि आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब 1951 में एक केस आया था गुरुनाथ बनाम कमलाबाई का। इसमें उच्चतम न्यायालय ने धारण किया कि अब यह सुस्थापित हो गया, मतलब एक तरीके से ये बल प्राप्त कर लिया है विधि कि हिंदू विधि के किसी नियम के अभाव में, जहाँ हमारे पास हिंदू लॉ का कोई ऐसा पुख्ता नियम नहीं होगा, वहाँ पे न्यायालय जो है वादों का विनिश्चय किस पे करेगा? साम्य, न्याय और शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांतों के आधार पर कर सकेगा। देखिए, अभी मैंने वही चीज समझाया था ना कि जब कोई लॉ आता है, उस लॉ में, उस संबंध में अगर कोई पर्टिकुलर हमें ऐसे रूल रेगुलेशन नहीं मिलते हैं समस्याओं को सुलझाने के लिए, तो वहां पे साम्य या इक्विटी के प्रिंसिपल को अप्लीकेबल किया जाता है। भारत में साम्य के बहुत से ऐसे सिद्धांत थे और बाद में इस चीजों को अलग अलग तरीके से क्या किया गया? संहिताकरण, मतलब कोडिफाइड किया गया। जैसे संपत्ति अंतरण अधिनियम में बहुत से ऐसे प्रोविजन है जो इक्विटी प्रिंसिपल पे अप्लीकेबल है। इसके अलावा भारतीय न्यास अधिनियम जो है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, द इंडियन ट्रस्ट एक्ट, अभी ये वही चल रहा है। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट यूनिट था एक्ट पे ही डिपेंडेंट था, तो ये हम लोगों ने इसी पेपर में ये चीजें पढ़ी थी, बहुत से इसके प्रोविजन। इसके अलावा जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। यहाँ पर भी बहुत से ऐसे प्रोविजन हमने देखे हैं जो इक्विटी प्रिंसिपल पे अप्लीकेबल है। मतलब इस तरीके के प्रोविजन रखे गए हैं कि अगर एक पार्टी ने अपना काम कर दिया तो दूसरे को भी अपना काम या अपनी ड्यूटी या अपने तरीके का जो ड्यूटी है परफॉर्म करने का बाउंडेशन लगाया गया है। इसके अलावा भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की, इसमें जो आप देखते हैं 68 से 72 तक का जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी जो इक्विटी प्रिंसिपल पे अप्लीकेबल है। लास्ट का जो 73-74 सेक्शंस है, वो भी इक्विटी प्रिंसिपल पे अप्लीकेबल है। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, वो भी इक्विटी के प्रिंसिपल पे ही अप्लीकेबल है। इसमें कुछ सिद्धांत हैं, सारे नहीं हैं,
इसके अलावा जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है कि माल जो आप दे रहे हैं या ले रहे हैं, अगर हम किसी को माल बेच भी रहे हैं तो उस माल से रिलेटेड जो चीज़ें, मतलब जो उसकी गुणवत्ता है या उस माल में जो डिफेक्ट है उसको हमें प्रकट करना है। तो ये सारी चीज़ें में क्या इक्विटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सामान्य खंड अधिनियम जो 1897 का है, जनरल क्लॉजेज एक्ट, वो भी जो है उससे कुछ प्रोविजन यहीं पे आधारित है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। इसमें एक केस है, इसमें ऑफिशियल ट्रस्टी वेस्ट बंगाल बनाम सचिंद्रा, ये AIR 1969 का है, सुप्रीम कोर्ट 923। इस केस में ये कहा गया था कि हम इस देश में हमने उन सभी नियमों का संहिताकरण कर लिया है जिनका प्रयोग इंग्लैंड में साम्य अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किया था। अब इसके पहले जब हम लोग पिछले क्लास में चीज़ों को देखे थे, चांसलरी कोर्ट ने किस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ और कैसे वो किसी मामले में साम्य के अधिकार को या साम्य प्रिंसिपल को अप्लीकेबल करती है, वहाँ ज़्यादातर चीज़ें क्या है, अनरिटेन है, इसलिए मतलब कोडिफाइड नहीं है। और हमारे यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें जो उसी पे बेस्ड है उसको कोडिफाइड कर दिया गया है, और हर एक एक्ट में आपको तमाम ऐसे प्रोविजंस मिलेंगे, पूरा तो नहीं लेकिन हाँ कुछ ऐसे प्रोविजंस मिलेंगे जो इक्विटी प्रिंसिपल को सपोर्ट करते हैं और उसी के आधार पे रखे गए हैं। इस बात यहाँ पे भारत में न्यायालयों में साम्यपूर्ण अधिकार क्षेत्र भी निहित है और वे ऐसे वादों का विनिश्चय जिनके लिए विद्यमान विधियों में उपबंध है, न्याय, साम्य और शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांतों के अनुसार ही करेंगे। उपाध्याय जी क्लियर है ना? कोई दिक्कत होगी तो फिर बताइएगा। अब यहाँ पे कुछ हम लोगों को मैक्सिम देखनी है, जो हम लोग का लास्ट वाला पोर्शन है इसी यूनिट में, सबसे लास्ट। वहाँ पे कुछ मैक्सिम रखे गए हैं। अब इसमें से सारे मैक्सिम तो लगभग इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ सबको हमने ऐड किया है जितना हम लोग आज पढ़ पाए, बाकी कल देखेंगे, एक क्लास और लेंगे, ये खत्म हो जाएगा। ये कहता है कि ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, कि जो साम्य चाहने वाले हैं उनको साम्य करना आवश्यक है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि किसी चीज़ में इक्विटी को लाया जाए या साम्य किया जाए तो आपको भी उस तरीके से कार्य करना होगा। ऐसा नहीं कि आप चाहते हैं कि सामने वाला बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करे, जो है आदर्शवादी उसके विचार हो आपके लिए, लेकिन आपके विचार उसके प्रति वैसे ना हो, तो ये साम्य नहीं होगा। ठीक है, ये जो सूत्र है वो पारस्परिकता के सिद्धांत पे अप्लीकेबल है, मतलब दोनों तरफ से जो है वो एक जैसी परिस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, यह आधार सूत्र ये कहता है कि जो कुछ अपना है उसकी उचित रीति से मांग की जाए और जो कुछ दूसरे का है वह उसे देने के लिए तत्पर रहा जाए। मतलब दोनों तरफ से लेन देन बराबर होनी चाहिए, किसी तरीके की कोई जो है अन्यायपूर्ण बातचीत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बेंथम है, उन्होंने कहा था कि विधि का यह स्वस्थापित नियम है कि जो वस्तु जिसकी है वह उसे दे दी जाए, और इसका एकमात्र अभिप्राय यह है कि न्यायालय ऐसे मामले में न्याय को जिसमें साम्य की सहायता की अभ्यर्थना की जा रही हो, उसमें साम्य के न्यायालय एक अंतःकरण का न्यायालय है और सामयिक उपचार प्रदान करना भी उसके विवेक पर निर्भर करता है। ठीक, इसलिए कोई भी अगर उपचार प्रदान करने के पूर्व हम साम्य के न्यायालय की बात करते हैं तो वहां पे इस बात की जांच करेगा कि वाद में के दोनों पक्षकारों का व्यवहार साम्यपूर्ण है अथवा नहीं। मतलब अगर किसी एक पार्टी का जो व्यवहार है वो उचित नहीं है तो उसके साथ कोर्ट भी जो है वो बहुत सिंपैथी नहीं जताती। ठीक है, तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कोर्ट भी पक्षकारों को देख करके ये समझ जाती है कि वास्तव में ये सही है या गलत है। इस आधार सूत्र के तहत साम्य की यह धारणा है कि साम्य न्यायालय से अनुतोष चाहने वाले व्यक्ति के लिए ये आवश्यक है कि वह स्वयं साम्य बरते और न्यायोचित कार्य करे। इस प्रकार साम्य का न्यायालय जो है वो वादी से यह अपेक्षा करता है कि वो जो कुछ भी प्राप्त करने के लिए न्यायालय से अभ्यर्थना करता है उसके लिए यह आवश्यक है कि वो क्या करे, प्रतिवादी
को देने के लिए उत्तरदायी हो और उसे प्रदान करने के लिए तत्पर है। मतलब यहाँ दोनों तरफ से, वादी प्रतिवादी दोनों की जो धारणा है वो एक दूसरे के लिए विरोधी नहीं होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। साम्य के न्यायालय के समय ये भी तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकेगा कि सामयिक उपचार मैं चाहता हूं और वो मुझे प्रदान कर दिया जाए, लेकिन मैं दूसरे पक्षकार की अभ्यर्थना का पालन करने के लिए तैयार नहीं। अगर आप किसी दूसरे पक्षकार के द्वारा जो बातें कही गई अगर आप उसका पालन करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपके लिए भी दूसरा पक्षकार जो है वो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा। ठीक, सेम यही चीज यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के रखा गया, और कि सामयिक उपचार में भी ये चीज है कि अगर आपको सामयिक उपचार चाहिए तो आपको भी वैसा उपचार करना होगा, क्योंकि अगर आप दूसरे पक्ष से या उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार नहीं है तो वहां पे आपकी अभ्यर्थना का पालन पृथकवाद संस्कृत करके करा सकता है। ठीक, मतलब अगर एक व्यक्ति बात करेगा अपनी तरफ की परफॉर्मेंस के लिए तो दूसरा भी बात कर सकता है, तो उससे बात बढ़ेगा। इसीलिए साम्य के न्यायालय के तहत साम्य का जो सिद्धांत वो कहता है दोनों तरफ से व्यक्ति को इक्वली सपोर्टिव होना चाहिए। इसमें कुछ आधार सूत्र हैं जिसका प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी विधि में इस सिद्धांत का प्रयोग जो है वो निर्वाचन और बंधक में कहा गया है। अब हम लोगों ने पढ़ा था ना बंधक, जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ रहे थे, तो बंधक किस सेक्शन में है बताइए जरा। याद है या भूल गया? बंधक किसमें है? भूल गए सब। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, वहां देखा था ना, एक चीज पढ़ा था कि वंस अ मॉर्गेज इज ऑलवेज अ मॉर्गेज, कि एक बार का बंधक हमेशा के लिए बंधक ही रहता है। मतलब अगर बंधक संपत्ति आपने किसी की कब्जे में कोई संपत्ति बंधक रखा है, ऐसा नहीं कि कुछ टाइम बाद आप उस संपत्ति का मालिकाना हक रखेंगे। आपके पास संपत्ति बंधक है, मतलब आप संपत्ति की बस देखरेख कर रहे हैं तब तक जब तक कि आपका पैसा या बंधक धन जो है वो नहीं मिल जाता। ठीक है, तो ये भी साम्य पे आधारित है। अयुक्त युक्त सौदा नहीं होना चाहिए। विशिष्ट पालन में पारस्परिकता का सिद्धांत भी लागू होता है कि अगर एक तरफ से पालन किया जा रहा है तो दूसरी तरफ से भी पालन होना चाहिए। चौथा, मरम्मत और सुधार के लिए कब्जा। अगर किसी को कोई संपत्ति पे पोजीशन दिया गया है, केवल उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए, कुछ अल्टरेशन करने के लिए, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करना है इस तरीके से, तो वहां पर भी ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति अपना कब्जा हमेशा बनाए रखता है, उसको उतने टाइम के लिए कब्जा दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब इसके आधार सूत्र है। अब भारत में इस सूत्र का कैसे प्रयोग हुआ या कहाँ कहाँ प्रयोग हमें देखने को मिलता है? जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का, उसमें धारा 19A, 64, 65 वो कहता है कि किसी करार के तहत संपत्ति अनुचित प्रभाव द्वारा प्राप्त की जाती है तब यह करार उस पक्षकार के विकल्प पर जिसकी सम्मति इस प्रकार प्राप्त की गई एक शून्यकर्णी संविदा। तो यहाँ पर देखिए साम्य का प्रिंसिपल अप्लीकेबल हुआ। फिर संपत्ति अंतरण अधिनियम की जो धारा 35 है वो भी साम्य की बात करती है। जो भारतीय साम्य अधिनियम है यहाँ पे तो ऑलरेडी साम्य की बात की ही गई है धारा 115 में। और भारतीय न्यास अधिनियम की जो धारा 62 है और धारा 87, वहां पर भी बात है। विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम की जो धारा 30 और 33 है, यहाँ पर भी साम्य की बात की गई है। अब इस सूत्र की क्या परिसीमाएं हम ये भी देख लेते हैं, क्योंकि हर एक नियम के कुछ अपने लिमिटेशंस भी होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। पहला एक्सेप्शन है ये कि यह तभी प्रयोग होता है जबकि पक्षकार न्यायालय से सामयिक संतोष की अभ्यर्थना करता है, मतलब मांग करता है, या यदि उसकी अभ्यर्थना विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के संदर्भ में हो और यह आधारभूत प्रयोग नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने ही राइट को एग्जीक्यूट कराने के लिए कोर्ट में जाता है तो वहां पे ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, दूसरा कहता है कि प्रतिवादी द्वारा अभ्यर्थित अथवा उसको प्रदान किया गया साम्य वाद की विषय वस्तु से अगर संबंधित हो या फिर वहां पे उसका उद्भव न्यायालय के समक्ष विचाराधीन विवाद से होता हो तो भी इस आधार सूत्र ऐसे मामलों में प्रयोज्य नहीं होता है जहां वादी द्वारा अभ्यर्थित अंतोष और प्रतिवादी द्वारा अभ्यर्थित अंतोष दो पूर्णतया पृथक और भिन्न विषयों से संबंधित है। अगर दोनों के
अपने जो रेमेडीज हैं एक दूसरे के अगेंस्ट और अलग मामलों में होंगे, तो वहां पे ये इक्विटी का प्रिंसिपल, इक्विटी प्रिंसिपल इन द सेंस जो हम लोगों ने इसमें पारस्परिकता का पढ़ा है वो अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये जो सूत्र है वो क्या बात करता है कि साम्य चाहने वालों को साम्य करना आवश्यक है। तो अगर दोनों के अपने अनुतोष अलग अलग हैं, उसकी अलग मांग करते हैं, तो ये सूत्र अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद अगला हमारा है कि साम्य विधि की विरोधी नहीं अपितु उसकी पूरक है। इक्विटी इज नॉट अपोज टू लॉ बट सप्लीमेंट। ठीक है, इसको भी अभी देख लेते हैं एक मैक्सिमोरम यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्लास बंद कर देंगे। साम्य विधि की विरोधी नहीं होती, कहने का मतलब ये है कि जो विधि है और साम्य है उनके बीच में एक कोरिलेशन होता है, एक जो है एक बाइंडिंग नेचर की चीजें होती हैं दोनों में, मतलब ये एक दूसरे के विरोध में नहीं होंगे, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती है, सपोर्टिव होती है। ठीक, यहाँ परस्पर विरोधी विधियों के बीच इस तरीके के संबंध होते हैं, वैसे संबंध बिल्कुल भी नहीं है विधि और साम्य में। वस्तुतः जो साम्य है वो प्रत्येक स्तर पर सामान्य विधि के अस्तित्व की पूर्व कल्पना करते हैं। अभी इसके पहले भी एक हम लोग का क्वेश्चन था जो हम लोगों ने मेरी क्लास से कल या परसों देखा था कि दोनों के क्या अपने मतलब रिलेशन है। ठीक है, लॉ के और एक दूसरे के परस्पर सहयोगी के रूप में होकर के विधियों का या अधिकारों का निष्पादन करते हैं। जो साम्य है वो प्रत्येक स्थान पर सामान्य विधि के अस्तित्व की पूर्व कल्पना करता है। अगर किसी मामले में सामान्य विधि का कोई नियम आता है तो यह उसे स्वीकार करता है, किंतु उसमें यह और जोर देता है कि कुछ भी आवश्यक था, चाहे इस कारण से कि सामान्य विधि का नियम अपर्याप्त था अथवा इस कारण से कि इसने परेशानी उत्पन्न की। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वस्तुतः साम्य विधि के विरोध या विनाश के लिए नहीं होती हैं, बल्कि इसको पूर्ण बनाने के लिए जन्म लिया था। मतलब जो इक्विटी का प्रिंसिपल था वो इक्विटी को कंप्लीट करने के लिए था। ठीक, थोड़ा सा कट गया होगा, आगे देखते हैं। साम्य और विधि के संबंध में कुछ न्यायाधीशों ने अपने अलग अलग यहाँ पे विचार बताए हैं। मेटलैंड ने कहा है कि सकारात्मक पक्ष में, जबकि जो पोमराय हैं उन्होंने मतलब अलग अलग तरीके से दोनों लोगों ने कहा था। हम दोनों की चीजों को पढ़ेंगे। मेटलैंड ने स्पेशली इसके सकारात्मक पक्ष को ही बताया है। यहाँ पे पोमराय ने कहा है कि साम्य का जो विकास है वो अपने प्रारंभ काल में सामान्य विधि का विरोध था। ठीक है, स्टार्टिंग के टाइम में जो पर्टिकुलर लॉ अप्लीकेबल था उसके अगेंस्ट में साम्य लॉ था, लेकिन सिद्धांत और नियम जोड़कर जिसे विधि ने सम्मिलित नहीं किया था या ऐसे सिद्धांतों और नियमों को सृष्टि करके जो सामान्य विधि के नियमों के विरोधी थे और जिन्हें विधि ने उन्हीं तथ्यों और उन्हीं परिस्थितियों में प्रयोग किया था और उनका समाधान किया था, ऐसा मानना इतिहास के इस तथ्य से कि प्रक्रिया सामान्य विधि के तहत से स्थापित नियमों के प्रति खुले विद्रोह या अपमान की भावना से इनकार करना होगा कि साम्य की जो पद्धति है उसके निर्माण से भरी हुई थी और जिनकी आवश्यकता चांसलरों ने अनुभव की थी। ठीक, मतलब चांसलरी कोर्ट द्वारा इसकी जरूरत महसूस की गई थी, तब इसको और ज्यादा बढ़ावा दिया गया था। साम्य विधि का ही पूरक है, मतलब साम्य ने सामान्य विधि की त्रुटियों को दूर किया है। त्रुटियों को दूर तीन तरीके से किया है। एक तो इसमें नए विचार उत्पन्न करके किए हैं, नए विचारों का यहाँ पे आविष्कार हुआ है, और तीसरा है कि नवीन प्रक्रिया को भी यहाँ पे अंगीकार किया है, मतलब एक्सेप्ट किया गया। अब नए अधिकार में किस रूप से साम्य को एप्लीकेबल किया गया है। सर्वप्रथम साम्य ने यह अधिकारों को लागू किया जिनको लागू करने में सामान्य विधि के जो न्यायालय थे वो असफल रहे। 14वीं शताब्दी तक न्याय के अधिकारों के प्रयोग से सुरक्षित किया गया था और इस क्षेत्राधिकार के प्रयोग का साम्य उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि ये ऐसे मामले थे जिनका नए यहाँ पे कि नए उपचार या अनुतोष। सामान्य विधि की जो सबसे दूसरी कमी थी
वो यही थी कि वह अनुतोष प्रदान नहीं कर पाते थे। मतलब अनुतोष प्रदान करने में वह पर्याप्त रूप से कारगर नहीं साबित हुए थे। तो वहाँ पे कुछ मामलों में सामान्य विधि अनुतोष आवश्यकता प्रदान करती थी, लेकिन ऐसा अनुतोष अपर्याप्त होता था। तो वहाँ पे साम्या के सामान्य अधिकारों को लागू करने के लिए सामान्य विधि के लिए अतिरिक्त उपचारों का विकास किया गया। अब अतिरिक्त विचार जो है वो साम्या है। जैसे संविदा भंग है। संविदा भंग के मामले में सामान्य विधि क्षतिपूर्ति का उपचार प्रदान करती है, जो हमेशा पर्याप्त नहीं होता, मतलब अधिकतर अपर्याप्त ही होता है। तो वहीं अगर संविदा का हम विनिर्दिष्ट अनुपालन करने का आदेश देते हैं, तो इस प्रकार का आदेश जारी करना या प्रापर की नियुक्ति करना आदेश के क्षेत्राधिकार से बाहर था, कि वो ऐसा नहीं कर सकता था। तो अब उसके बाद हमारे यहाँ इक्विटी का प्रिंसिपल अप्लीकेबल हुआ। और अब क्या है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत या स्पेसिफिक रिलीफ के अंतर्गत क्या है, आपको परफॉर्मेंस करना पड़ता है अपने साइट का। इसमें तीसरी चीज है नवीन प्रक्रिया। सामान्य विधि न्यायालयों की जो प्रक्रिया है वो सदोष थी। विशेषकर प्रतिवादी को साक्ष्य देने के लिए विवश न किया जाना या उसे साक्ष्य देने के लिए अनुमति भी न दिया जाना। और कोई अभियोग लगा है तो चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, पक्षकारों का केवल सीमित परीक्षण होता था और उनका जो भी मामला था उसमें अगर रुचि रखते हैं तो उनके कारण मुकदमे के परीक्षण में फर्क पड़ सकता है। और इन सभी चीजों के लिए साम्य ने अपने न्यायालय में अनुमति प्रदान की थी। इन सब के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो साम्या ने सामान्य विधि की सहायता की है और साम्य सामान्य विधि की पूरक है, विरोधी नहीं है, जो कि हमारे मैक्सिम में स्टार्टिंग में था। ये एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। ठीक है। अब साम्य द्वारा सामान्य विधि की पूर्ति की कैसे जाती है, यहाँ पे ये चीज सबको पता है कि जो साम्य है, साम्य का उद्भव ही सामान्य विधि की कमियों और कठोरताओं को दूर करने के लिए किया गया था। यहाँ पे एक स्नेल महोदय है, इन्होंने कहा था कि साम्या के 3 प्रकार से सामान्य विधि की पूर्ति की, मतलब उसकी कमियों को दूर किया। अब वो 3 जो विधि या रीति थी, उसमें पहला है कि ऐसे मामलों में यहाँ पर अनुतोष प्रदान किया जिसमें सामान्य विधि के अंतर्गत कोई उपचार उपलब्ध नहीं था। दूसरी चीज कहती है कि यहाँ ऐसे मामलों में पर्याप्त अनुतोष प्रदान किया गया जिसमें सामान्य विधि में ही अनुतोष नहीं था। तीसरी बात कहता है कि सामान्य विधि की कठोरता और दोषपूर्ण कार्यप्रणाली को सरल बनाकर साम्या ने तीनों रीतियों से यहाँ पे अनुतोष प्रदान किया है और सामान्य विधि की जो कमियां थी उनको दूर किया है। ठीक। अभी तीसरा हम लोग का है साम्य विधि का अनुसरण करते, इक्विटी फॉलो द लॉ। ये हम लोग अब देखेंगे। ठीक, एक क्लास बस और करेंगे, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इसको फिर से देख लीजिएगा, जो आगे का छोटा होगा और नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, हम फिर से आपको इसको ब्रीफ कर देंगे और इसका PDF आज हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। क्लियर है ना सब?